क्या आपने कभी गिरोट के बारे में सुना है? नहीं? आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले होती है। 26 अक्टूबर 1926, जिस तारीख को इसी गांव गिरोट में हमारे कंपनी के फाउंडर श्री नानकचंद मेंदिरत्ता जी का जन्म हुआ था। गिरोट पंजाब के कुशाब डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये झेलम नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पाकिस्तान में स्थित है, पर अविभाजित भारत का ये कभी हिस्सा हुआ करता था। तब इस गांव में नानकचंद जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इस गांव की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी उस ज़माने में, और वहाँ उनका एक छोटा सा मकान हुआ करता था। हालांकि पूरा परिवार वहीं पे रहता था और बहुत खुशहाल सी ज़िंदगी बिताते थे वो वहाँ पे। उनकी अपनी खेती बाड़ी थी, अपना छोटा व्यवसाय था, एक अच्छी खुशहाल हरियाली भरी जिंदगी जी रहे थे, खुशी से, जैसा कि उस जमाने में लोग जिया करते थे। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस जमाने में इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप कुछ नहीं था, बस एक सरल सी जिंदगी थी। लोग गांव में खेती करते थे, मेहनत करते थे, शाम को घर आते थे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए। नानकचंद भी ऐसे ही माहौल में बड़े हुए, पर एक शाम ऐसी आई जिस दिन झेलम का पानी लाल होने लगा, देश आज़ाद होने लगा और देश विभाजित भी होने लगा। नानकचंद के परिवार के सामने भी ये सवाल आया कि कौन सा देश चुने, और उन्होंने भी भारत चुना, और इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अपना घर बार, व्यवसाय, खेती सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे परिवार को लेके उन्हें भारत में, मुंबई में आना पड़ा। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, पर यहाँ पे रहने की कीमत सबको चुकानी पड़ती है, संघर्ष के माध्यम से। मुंबई आते ही नानकचंद के संघर्षों का एक नया दौर शुरू हुआ। मुंबई में वीटी के पास स्थित कबूतर खाना में एक चौल में उन्होंने अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया। चौल रहने के लिए वैसे ही काफ़ी तंग होते हैं, और मुंबई के कबूतर खाना का ये चौल, ये तो सच में कबूतर खाना ही था। ये काफ़ी मुश्किल दौर था नानकचंद और उनके परिवार के लिए। इस तरह के आयोजन में रहने के आदी नहीं थे वो। इंसान मरता क्या न करता। विभाजन के बाद काफ़ी लोगों का ऐसा ही हाल था दोनों देशों में। नानकचंद काफ़ी मेहनती इंसान थे, सरल स्वभाव के थे। लोगों के बीच में रहना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। इसलिए अपने परिवार का देखभाल करने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो उनके सामने आया। किसी माल गोदाम में सामान रखने से लेकर सड़क पर गौनी की गाड़ी खींचने तक हर काम किया। वो कहते हैं ना कि आसान काम के पैसे नहीं मिलते, तो उन्होंने हर मुश्किल काम किया। गौनी के बैग्स, जो कि 125 से 150 किलो तक भारी होते थे, उन्हें अपने हाथों से उठा उठा के गाड़ी में रखते थे। किसी किसी दिन एक वक्त का ही खाना नसीब होता था, पर अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रहने देते थे। परोपकारी थे, और इन हालातों में भी दूसरों की मदद किया करते थे मुस्कुराते हुए। उस जमाने में गूगल या लिंक्डइन नहीं था। लोग काम ढूंढते थे दूसरों से पूछ पूछ के। तो उन्हें अपने कुछ साथियों से पता चला कि मुंबई के कोलसा बंदरगाह में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा होता है। उनके ऊपर 4 बेटियां और 2 बेटों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णावंती जी की सहमति से थोड़ी उधारी लेकर अपने 2 वेयर हाउस खरीद डाले खोलसा बंदरगाह में। और इस तरह 31 अक्टूबर 1974 को नानकचंद मेंदिरत्ता ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन भारत आयन सिंडिकेट की नींव रखी। उस वक्त उनकी कंपनी सिर्फ सर्कुलर ब्लैंक्स में डील करती थी, जिन्हें सर्कल कहा जाता था, जिन्हें वो मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र की कंपनियों से सोर्स करते थे। फिर कंपनी के वेयर हाउस में लाके सेग्रीगेट करते थे, सॉर्टिंग करते थे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उस जमाने में स्टील का धंधा करना कोई आसान काम नहीं था। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे स्टील के मार्केट में, पर नानकचंद जी ने सोचा कि हम कस्टमर्स को सिर्फ वो क्यों दे जो हमारे पास है, हम वो क्यों ना दे जो उन्हें चाहिए। और उनकी इसी सोच ने उन्हें मजबूर किया कंपनी का नया ऑफिस लेने के लिए पुणे में। उन्होंने कंपनी का नया ऑफिस लिया, नए मशीन लिए, लोग लिए, और धीरे धीरे कंपनी की सर्विसेज बढ़ा दी।
अब शीट मेटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत एंड सिंडिकेट स्टील के बड़े बड़े प्लांट के साथ जुड़ा हुआ था। पहले सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, पर धीरे धीरे जैसे सरकार ने मार्केट ओपन करना शुरू किया तो प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए और धीरे धीरे भारत आयरन भी प्राइम स्टील प्रोडक्ट्स में डील करने लगा। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई वैसे वैसे 3M भी बड़ा होता गया। मटेरियल तो बढ़ ही रहा था, मशीन भी बढ़ रहे थे, अब मैन पावर भी बढ़ रहा था। तो मौका देख के नानक चंद जी ने अपने परिवार का भी मैन पावर बढ़ाया और अपने सबसे छोटे बेटे विनय की भी शादी करवा दी। विनय जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण आधुनिक जमाने से थी। इसी वजह से नानक चंद जी ने अपनी कंपनी की मैन पावर का बीड़ा इनके कंधों पे सौंपा। तब से भारत एंड सिंडिकेट का HR और एडमिन डिपार्टमेंट का बीड़ा किरण जी संभालती है। विनय जब अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे, उनकी माताजी कृष्णावंती जी का देहांत हो गया। इस सदमे से वो काफ़ी दुखी रहते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उनको फुल टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। पर सन 2000 में जब श्री नानक चंद मेहंदी रत्ता जी चल बसे, तब विनय पे जैसे दुखों के बादल टूट पड़े। माता पिता के जाने के बाद परिवार जैसे बिखरा बिखरा सा लगता था उनको। ऊपर से कंपनी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उम्र ही क्या थी विनय की, कम ज़्यादा छोटे बड़े फैसलों की गलतियाँ विनय से भी होती गई। उसका नुकसान भी उठाया उसने, पर जब भी वो मायूस रहता था उसके पिता की दी हुई सीख उसे उभारती थी। नानक चंद जी हमेशा कहा करते थे, ईश्वर हमें उतनी ही तकलीफ देता है जितना हम झेल सके, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, बशर्ते इंसान एक गलती दोबारा ना करे। नानक चंद जी का जिंदगी जीने का और बिजनेस करने का एक बड़ा ही सरल सा फंडा था, लोगों के साथ जेन्युइन रहो एंड यू विल बिकम पीपल्स पर्सन। साथ में तुम लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करो, लोग तुम्हारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे। विनय ने अपने पिता की इन बातों को दिल से समझा। उसे पता था कि आने वाला वक्त स्टील का है। अपने पिता के दिए हुए उसूलों और सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए उसने भारत एंड सिंडिकेट को स्टील का वन स्टॉप शॉप बनाने का निर्णय लिया। और अब भारत एंड सिंडिकेट स्टील डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में ही नहीं, बल्कि स्टील के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन में भी आ गया। विनय ने अपनी कंपनी को बुनियादी तौर पे मजबूत बनाने का निर्णय लिया। कंपनी के विजन मिशन पर फोकस किया, कंपनी के वैल्यूज कल्चर पर फोकस किया। विनय ने सिर्फ मैन पावर बढ़ाने पे फोकस नहीं किया, बल्कि मैन पावर को ट्रेन करने पे फोकस किया, अच्छे मैन पावर लेने पे फोकस किया, उनको सस्टेन करने पे फोकस किया। विनय के पर्पस का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया कंपनी की सस्टेनेबिलिटी। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया और BIS का परिवार बढ़ता गया। आज भारत एंड सिंडिकेट काफ़ी हद तक एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज उसके MNC क्लाइंट्स भी है। ऐसा नहीं कि सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं, पर वो कहते हैं ना, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। अब भारत एंड सिंडिकेट कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक जज्बात है, और विनय उन जज्बातों का CEO। अब आप ही बताइए, ये जज्बात नहीं तो क्या है कि नानक चंद मेहंदी रत्ता ने देश विभाजन के टाइम पे भी भारत चुना और कंपनी का नाम रखते वक्त भी भारत। गिरोड से शुरू हुई ये कहानी, जो कभी मुंबई के कबूतर खाने में रही, तो कभी कोलसा बंदरगाह में, तो कभी पुणे में, और आज US पे राज कर रही है। मैं इस कहानी को आपके साथ छोड़ता हूँ। अब आप तय कीजिए कि आप इस कहानी को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। लॉन्ग लिव भारत एंड सिंडिकेट।